आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की एक नई इकाई जिसका नाम है बोध या कॉम्प्रीहेंशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपके में क्या है, पैसेज दिए होते हैं दोनों पेपर में, पेपर 1 में ही नहीं, आपके पेपर 2 में भी पैसेज दिया होता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको उनमें से आपको आंसर छांटना होता है। ठीक, उसमें आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है, चाहे वो कोई सामाजिक समस्या पर हो, चाहे किसी सामाजिक रीति पर हो, या किसी लेखक के विचार हों। ठीक है, तो उन पर क्या है वो चीज़ दे दी। अब फिर उसमें से पूछेंगे, उसमें प्रश्न दिए होंगे, उसका मूल्यांकन क्या है, आपको पैसेज पढ़कर और शब्दों को समझ कर देना होता है। इस तो क्या कहते हैं, इसे बोध कहते हैं। बोध का अगर हम बात करें कि बोध ही क्यों कहते हैं, तो बोध का अर्थ देखिए, एक तो होता है ज्ञान, दूसरा अगर अर्थ निकालें तो जानकारी। तो इसका अर्थ ये है कि जब कोई पैसेज दिया हुआ है तो उसमें से क्या है, जब हम किसी चीज़ को छांटेंगे, निकालेंगे, तो इससे क्या हमारी तर्क शक्ति विकसित होगी। ठीक है, प्लस क्या है, हमें नई जानकारी मिलेगी, तो इस समय हमारे ज्ञान में ही तो बढ़ोतरी हो रही है। तो इसीलिए क्या है, इसे बोध नाम दिया गया। ठीक, और अगर इंग्लिश में बोलें तो इसे कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब देखिए इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों ये चीज़ दी गई है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में क्या है यहाँ पर हम संक्षेप में जानेंगे। तो पहले जो हमारा टॉपिक आ रहा है कि बोध के उद्देश्य, आखिर क्यों जो बोध है वो आवश्यक है और किस उद्देश्यों को लेकर इसकी रचना की जाती है। तो पहला हमारा आ रहा है उद्देश्य। तो देखिए उद्देश्य के अंतर्गत जो हमारा पहला बिंदु है कि बोध का उद्देश्य किसी उम्मीदवार की किसी विषय की जानकारी को समझने, व्याख्या करने, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का परीक्षण करना, मूल्यांकन करने और उसके प्रश्नों का उत्तर व्यवस्थित तरीके से देना है। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जो बोध दिया जाता है, जो गद्यांश आपके सामने दिया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, हमें किसी विषय की जानकारी को समझने के लिए, साथ ही साथ क्या उसकी व्याख्या करने के लिए, और क्या है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। ठीक है, और किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, क्या हमारा वो निष्कर्ष उचित है। ठीक है, तो उन सब का जो मूल्यांकन है वो किसके माध्यम से होगा, कैसे हमें नई नॉलेज मिलेगी, कैसे हम परीक्षण करेंगे इन सब चीज़ों का, कैसे हम मानसिक शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इस उद्देश्य से क्या है, बोध को आगे व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाता है। अगला बिंदु देखें कि इसके माध्यम से परीक्षार्थी के विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता के साथ शब्दों के सटीक अर्थ को समझने के बाद निर्णय लेने की प्रवृत्ति का परीक्षण किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे एक पैसेज दिया, अब इसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो अब बच्चे का उत्तरदायित्व ये बनेगा कि आपके सामने कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने सारी जानकारी है, अब आपको क्या है विश्लेषित करना है चीज़ को, क्यों सटीक चीज़ निकालनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ होता है तो उसमें ये लगता है कि सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, कनेक्ट तो होती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, पर उसमें क्या है, हमें मेन चीज़ निकालनी है, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अब देखिए दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है हमें कि जब हम उत्तर को देखें तो ये मानकर ना चलें कि हमारी विचारधारा ये कह रही तो यही होगा, नहीं, आपके लेखक की और जो आपको जो प्रसंग दिया हुआ है वो किस विचारधारा से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस मानसिकता से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होता है। आपके व्यक्तिगत अनुभव उसमें महत्वपूर्ण नहीं होते, है ना। तो वो बात इसमें कही गई है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, परीक्षार्थी को क्या, जब विश्लेषण करता है, जब वो क्वेश्चंस को देखेगा, फिर आंसर को जब छांटेगा पैसेज में से, तो देखिए उसकी तर्क शक्ति जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, वो सटीक अर्थ को समझने के लिए पूरा पैसेज पढ़ेगा, फिर उसे ध्यान से गौर से देखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अंत में जाके वो मूल्यांकन करेगा कि मैंने जो उत्तर लिया है वो उचित है या अनुचित है। तो एक ये बात हो गई। तीसरा देखें कि बोध में बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ये तो हम सभी को पता होगा। ठीक है, जो एक पैसेज दे देते हैं या कह रहे गद्यांश दे देते हैं, उसमें से क्या है आपको प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, आप उन प्रश्नों का हल हमें किससे करना है, जो आपका गद्यांश या पैसेज दिया हुआ है, समझ रहे हैं, उसके अंतर्गत करना है। इनका उद्देश्य परीक्षार्थी के बोधगम्यता का अवलोकन करते हुए निर्णयन शक्ति का परीक्षण करना है। अर्थात इनका उद्देश्य क्या है, देखिए एक ही उद्देश्य है, आपके पास जानकारी वो रख देते हैं। अब
उनका उद्देश्य ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि परीक्षार्थी की जो तर्क शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, वो कितना समझ सकती है। क्या जो प्रश्न दिए गए हैं तो वो उनको अच्छे से अवलोकित कर रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रश्न को, फिर उसके बाद क्या वो अच्छा उत्तर खोज पा रहे हैं, क्या वो उचित निर्णय ले पा रहे हैं। तो इनका जो अवलोकन है, जो परीक्षण है, वो आपके किस में किया जाएगा, बोध में किया जाता है। तो इसलिए क्या है, बोध की जो है आपको आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक, इसके बाद देखें कि बोध को पढ़ने के दिशा निर्देश। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है। जैसे आपके एग्जाम में क्या वो जो पैसेज दिया होता है तो उसे हम कैसे पढ़ें, कैसे उसे हल करें, तो इसके संबंध में भी क्या है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उनके बारे में भी क्या है संक्षेप में जान लेते हैं। तो पहला बिंदु है आपके, बोध में प्राय कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो विचारों की क्रमबद्धता को निर्धारित करते हैं, अतः विद्यार्थी परीक्षार्थियों को उनकी पहचान करना आवश्यक है। देखिए क्या बात कही गई इसमें कि बोध में प्राय ऐसे वाक्य दिए होते हैं जो क्रमबद्धता को निर्धारित करते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, तो बच्चे का क्या उत्तरदायित्व है, छात्र का क्या उत्तरदायित्व है कि वो पैसेज को अच्छे से पढ़े। ठीक, पढ़ लिया, अब जो प्रश्न पूछा गया है वो उस प्रश्न को समझे और फिर उसका क्रमबद्ध तरीके से क्या है, उस प्रश्न को जब वो क्रमबद्ध तरीके से देखेगा। अब ये नहीं कि जैसे एक वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, और उसने सिर्फ आधा पढ़ा ही नहीं, तो क्या वो उसका उचित उत्तर होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसमें विचारों को क्रमबद्धता के साथ पढ़ना है, ठीक है, जिससे क्या हो, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर हम सही ढंग से दे सकें। दूसरा क्या देखिए, क्या ध्यान रखना है हमें कि अध्ययन सामग्री को शीघ्रता से पढ़कर एक सामान्य विचार प्राप्त करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः धीरे धीरे पढ़कर मुख्य विचारों को रेखांकित करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है। अभी खैर हाल ही में यूजीसी नेट में क्या है, आपका जो ऑनलाइन माध्यम था पेपर होने का वो तो कैंसिल कर ही दिया है, अब ऑफलाइन होगा। लेकिन इससे पहले ऑनलाइन में क्या होता था, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती थी, क्योंकि बार बार आपको कर्सर को इधर से उधर ले जाना, और इसमें क्या है कभी कभी स्क्रीन पे क्या होता था, आपके पूरे वाक्य दिखते नहीं थे, शब्द छिप जाते थे, तो फिर क्या होता, टाइमिंग की प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो इससे क्या है, बच्चे हड़बड़ी में पढ़ते थे और पढ़ते ही क्या, वो सीधे क्वेश्चन पढ़ते हो तुरंत आंसर देते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो सिर्फ एक नज़र से, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके आंसर दो। इससे क्या है, जो आपको थ्योरी दी हुई है ना, वो आपके समझ में आ जाएगी कौन से प्रसंग से थ्योरी ली है, क्या इसमें विचारधारा रखी गई है ना। तो ये सारी चीज़ में कही गई है। अगला बिंदु देखें, ये कुछ परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ने के बाद परिच्छेद का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो कुछ परीक्षार्थी होते हैं वो पढ़ने के बाद परिच्छेद का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसा करने से दुविधा भी उत्पन्न हो सकती है और समय की भी हानि हो सकती है, अतः पहले बोध को पढ़ना चाहिए, बाद में प्रश्नों को। यही बात मैंने आपको कही कि बोध पहले क्या है, जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, जो पैसेज आपका दिया हुआ है, इसे एक नज़र पढ़िए, समझिए क्या क्या रहा है। अब देखिए, आप इतना भी धीमे मत पढ़िए कि टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो क्या है, अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाइए, पढ़ने की शक्ति को बढ़ाइए, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कुछ परीक्षार्थी होते हैं वो सोचते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद पैसेज देखें, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक नज़र पैसेज पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला बिंदु देखें, संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षार्थी को स्वयं प्रश्न करना चाहिए, अर्थात यह विचार करना चाहिए कि लेखक ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया, इसका उल्लेख क्यों, क्या परिच्छेद का उद्देश्य क्या है आदि। अब इसमें क्या कहा गया है, मैंने आपको बताया ना, कभी कभी क्या होता है, ये कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, कि ये इसका उत्तर ये हो सकता है, इसका उत्तर ये हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या करें, पहले हम उसे अच्छे से देखें, फिर कोशिश ये करें कि जो पैसेज दिया गया है, जो बात कही गई है, वो लेखक के दृष्टिकोण से किस परिप्रेक्ष्य में जा रही है। अगर हम इस दृष्टि से सोचेंगे, लेखक की दृष्टि से सोचें, अपनी दृष्टि से नहीं, हमें पैसेज को समझना है। हर व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता होती है, तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप सिर्फ उसको ही समझें। ठीक, तो क्या है, आपको इसका उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगला बिंदु देखें,
परिच्छेद को ना तो बहुत अधिक ना अत्यंत धीमी गति से पढ़ना चाहिए, बल्कि एक सामान्य गति से और सूझबूझ के साथ परिच्छेद को पढ़ना चाहिए। यही बात मैंने आपको बताई कि ये भी नहीं है कि आप जब फटाफट पढ़ रहे हो और आधे शब्द आप छोड़ रहे हो, तो कभी क्या होता है शब्द को छोड़ के क्या हम खुद का अनर्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब हम गद्यांश को पढ़ें, पैसेज को पढ़ें, तो क्या सामान्य गति हो, ना धीमी हो ना ज़्यादा तेज हो। उसके साथ जब हम पढ़ें ना तो एक एक चीज़ देख के पढ़ें, और उसी टाइम क्या है हम सूझबूझ का अपना के साथ क्या है उन वाक्यों को समझें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि हमने ऊपरी तौर पर पढ़ लिया ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ते नहीं, जब आप पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, और फिर जब आप ध्यान से पढ़ते हो ना, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसका उत्तर मुझे इस लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बात इसमें कही गई है। अगला बिंदु देखें तो परिच्छेद को पढ़ाते समय या पढ़ते समय हमारा स्वयं का विचार नहीं वरन लेखक के विचार एवं तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, अतः लेखक के विचार तथा तथ्यों को समझना आवश्यक है। ये बात मैंने आपको कही कि आपको कोई पैसेज दिया हुआ है, आपको गद्यांश दिया हुआ है, अब आप सोचो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ हो रही है, नहीं तो उसमें देखिए आप अपनी समझ से वो चीज़ कह रहे हो, पर जो चीज़ क्वेश्चन रखे गए हैं वो तो एग्जाम बनाने वाले ने रखे हैं ना, जो वो समझेंगे वही तो सही होगा ना। तो इसमें ये है आपको अपनी जो विचारधारा है उसको बीच में नहीं लाना है, आप लेखक की विचारधारा को समझिए, आप प्रसंग की विचारधारा को समझिए, वो उसकी प्रासंगिकता क्या है ना। तो अगर उन सबको ध्यान में रखकर उत्तर दिया जाए तो आपका जो प्रश्न है वो ठीक होगा। ये तो हो गए हमारे क्या है बोध को पढ़ने के दिशा निर्देश। ठीक है, अब हम बात करते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले बोध की प्रकृति। अब देखिए जो परीक्षा में जितने भी पैसेज या गद्यांश पूछे जाते हैं, परिच्छेद पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, कौन सी प्रकृति के वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसका क्या है बांटा गया है। पहली आपके आई वर्णनात्मक शैली, तो इसके अंतर्गत इसमें किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के सार को शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पाठक के सामने एक चित्र अथवा एक आरेख रखा जाता है जो वस्तुओं, घटनाओं, कार्यविधियों और संस्थाओं इत्यादि से संबंधित हों। अब देखिए जो वर्णनात्मक शैली में क्या होता है, अगर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग क्या है आपके प्रसंग में किया जा रहा है, आपके परिच्छेद में किया जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी व्यक्ति के सार के शब्दों में, यानी कि जो किसी विद्वान के शब्द रख दिए जाते हैं, ठीक है, फिर उनका क्या है विस्तार में रूप दिखाया जाता है, या हम कह लें कि इसमें कोई आरेख खींचा जाता है जो वस्तुओं की घटनाओं, कार्यविधियों, संस्थाओं इत्यादि से संबंधित होते हैं। यानी किसी समस्या का रख देना, या तो हम किसी विद्वान के मत को रख रहे हैं फिर उसका विस्तार कर रहे हैं, ठीक, या हम ऐसी कोई समस्या रख रहे हैं जिसका संबंध किसी आपके दैनिक जीवन से हो, या हम कह लें आपकी कार्यविधियों से हो, है ना। तो वो चीज़ इसमें कही है। इसके साथ क्या है उसका वर्णनात्मक शैली में अगर कहें कि वर्णनात्मक शैली होती क्या है, तो मैंने शायद आपको ये रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया भी है। वर्णनात्मक जो शैली है उसके अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें कही गई है। तो वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत इसमें किसी वस्तु का चित्र या आरेख खींचा जाता है, जैसे होता नहीं है रेखा चित्र। रेखा चित्र जो आपके हिंदी साहित्य की विधा है उसमें शब्दों के माध्यम से आपके सामने ऐसा चित्र खींच दिया जाता है, स्केच बनाया जाता है, जिससे आपको लगता है ये सारी चीज़ आपके सामने घटित हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार वर्णनात्मक जो शैली में अगर कोई पैसेज दिया हो, कोई घटना का वर्णन उसमें किया हो, तो वो ऐसे किया जाता है जैसे आमने सामने आप सब पढ़ के अनुभव कर सकते हो कि हाँ ये मेरे सामने चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह के क्या है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम बात करें अगली शैली की, तो निर्वचनात्मक शैली। तो इस प्रकार के बोध में लेखक के बोध भाव एवं लेखन प्रक्रिया में संतुलन और दृष्टिकोण को दर्शाया जाता है। अब अगर आपकी निर्वचनात्मक शैली में कोई गद्यांश दिया हुआ है, परिच्छेद दिया हुआ है, तो देखिए इसकी पहचान हमें कैसी होगी। तो इसमें क्या है, हमें किसी लेखक या विद्वान के क्या है भाव, उनकी विचारधारा, ठीक है, उनके दृष्टिकोण आदि देखने को मिलता है। तो उस वहाँ पर कौन सी शैली आपको देखने को मिलेगी, निर्वचनात्मक शैली।
अगर बात करें अगली शैली की तो तर्कपूर्ण शैली, तो इसके अंतर्गत किसी दृष्टिकोण पर चर्चा तथा इसका समर्थन करती है। जो तर्कपूर्ण शैली होती है वो क्या है, किसी दृष्टिकोण पर या विचारधारा पर अपना समर्थन करती है या कह लें उस पर चर्चा करती है। इस शैली के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु अच्छी है या बुरी क्यों होती है, कोई घटना क्यों घटित होती है, अथवा घटना को क्यों घटित होना चाहिए अथवा नहीं घटित होना चाहिए आदि। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, तर्कपूर्ण शैली, जैसे शब्द से स्पष्ट है, तर्क वितर्क करना, चिंतन शक्ति को बढ़ाना। आपने देखा होगा कि जब पैसेज दिया जाता है तो वो कोई समस्या उठाई जाती है, तो उसमें देखिए जो लेखक होता है वो सीधे सीधे सवाल ये करता है कि आज के समय में क्या है, अगर हम कोई समस्या उठा लें तो आपकी एक समस्या अगर हम उठा लें कि शैक्षिक बेरोजगारी क्या है, शैक्षिक बेरोजगारी क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, दोनों पहलुओं को रखा जाता है कि ये उत्पन्न कैसे होती है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसमें आपकी जो समस्या है उसके बारे में क्या है, तर्क वितर्क के साथ चिंतन मनन किया जाता है। समझ रहे हो, कोई घटना दी जा रही है तो ये घटना उत्पन्न क्यों हो रही है, अगर ये उत्पन्न हो रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कारण क्या है उत्पन्न होने के, तो ये सारे जो पहलू होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या है, लेखक तर्क वितर्क की शक्ति का प्रयोग करता है, चिंतन मनन का प्रयोग करता है, तब वहाँ पर तर्कपूर्ण शैली का प्रयोग होता है, ठीक है। अगली बात करें हम प्रतिबिंबात्मक शैली का, तो इस शैली में विषयों, घटनाओं, कार्यकलापों और व्यक्तियों पर दृष्टिपात किया जाता है। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि विचार किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। देखिए इसमें जो प्रतिबिंबात्मक शैली है इसमें क्या होता है, बिंबों का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है। जैसे कोई घटना है, उस घटना को हम किसी प्रतीक से जोड़ दें, किसी बिंब से जोड़ दें, ठीक है। ऐसे ही जितनी समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, अब समस्या, पहले समस्या ये नहीं थी, अब ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, क्या समाज में ये परिवर्तन आ रहा है, क्यों परिवर्तन आ रहा है, क्यों विचारधारा पहले जब जो हमारी विचारधारा हुआ करती थी वो कैसी थी, आपकी भाग्यवादी विचारधारा है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया वैसे वैसे क्या है, विचारधारा में क्या है, परिवर्तन आता गया। तो वो परिवर्तन आया कैसे, और परिवर्तन आया है तो वो उसके सदुपयोग क्या हैं, तो इनका जो है प्रतिबिंब के माध्यम से अगर कोई चीज़ आपको दर्शाई जा रही है, किसी घटना का वर्णन आपको किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, प्रतिबिंबात्मक शैली का प्रयोग होगा या होता है, ठीक है। अगला देखें आलोचनात्मक शैली। अब देखिए आलोचनात्मक शैली से तात्पर्य क्या है, जैसे आपको स्पष्ट होगा कि आलोचना करना। अब देखिए आलोचना का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सिर्फ हमें उसकी कमियां ही दिखानी, आलोचनात्मक का तात्पर्य ये है कि हमें उसकी सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर पूछा जाता है कि आप इस कवि के रचनाओं के बारे में आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत कीजिए, तो बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ हमें इसकी कमियों के बारे में लिखना है, पर नहीं। अगर हम आलोचना का अर्थ एक विस्तार रूप में लेंगे तो हम इसमें क्या है, उसके दोनों पहलू को रखेंगे, किसी भी विषय के दोनों पहलू को या समस्या के दोनों पहलू को, कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, है ना। तो आलोचनात्मक जो शैली होती है वो आपका अच्छा और बुरा दोनों को प्रदर्शित करती है। तो इस शैली के अंतर्गत लेखक बोध में किसी समूह, वर्ग या व्यक्तिगत क्रियाविधि आदि की आलोचना के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करता है। इस शैली का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, इस शैली का जो प्रयोग होता है, जैसे आलोचना का तात्पर्य सिर्फ कमियां बताना ही नहीं होता, उसकी प्रसिद्धि के कारण क्या हैं, ठीक है, और क्या सफलता मिली हमें जब हम किसी व्यक्ति की, अब देखिए किसी व्यक्ति, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कह रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि हर जगह उसकी प्रशंसा ही हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि हर जगह उसकी प्रशंसा भी ही हो। हर
चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आपकी कहीं प्रशंसा हो रही है तो दूसरी तरफ आपकी बुराई भी होगी। आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। आप दूसरों के लिए अच्छे हो, क्या पता तीसरे को आप अच्छे ही नहीं लग रहे हो। वो बात इसमें कही है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें व्यक्तिगत क्रियाविधि की क्या है, आलोचना के माध्यम से अपने विचार को प्रकट किया है। किसमें? सकारात्मक नकारात्मक रूप में। तो इस शैली का जो प्रयोग होता है वो उच्च स्तर पर होता है, यानी कि जो शोधकर्ता होते हैं वो शैली का प्रयोग करते हैं। या शोध के माध्यम से कोई प्रसंग दिया हुआ होता है, तो अनुसंधान के माध्यम से कोई प्रसंग दिया है तो वहाँ इस शैली का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए आगे क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। पहले तो आपको मैंने बताया कि बोध के उद्देश्य क्या हैं, क्यों ये हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जब विद्यार्थी परीक्षा देने बैठें तो उन्हें कैसे बोध को पढ़ना चाहिए, कैसे उत्तर देना चाहिए, कैसे उनका मूल्यांकन करना चाहिए प्रश्नों का। तो उस विषय के संबंध में क्या है, दिशा निर्देश के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले बोध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ बताई है बोध की प्रकृति, लेकिन अगली जो मेरी क्लास इसमें आएगी उसमें क्या है, प्रश्नों की प्रकृति के बारे में पूछेंगे, ठीक है, या जानेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में कॉम्प्रिहेंशन या बोध के अगले शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।